हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएमई 2 में बिल्कुल फर्स्ट क्लास 1। और मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू स्टडी एमएमई 2, आप उसको जरूर देखना। उसमें मैंने बताया हुआ है कि सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है 12, 13, 14, एक है 15, 16, 17। तो आप चाहो तो 12 से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने सिलेबस को, या 15 से भी स्टार्ट कर सकते हो। पार्ट 1 12, 13, 14 एक इंटायर सेक्शन है। इसमें 12 के बाद ही आप 13 कर सकते हो, फिर 14 कर सकते हो। और इधर पार्ट 2 में 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17। फिर एमएमई 3 में 18 होगा, वो 15, 16, 17 का कंटिन्यूएशन होगा। तो 15 से हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि ये डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट चीज़ को पहले करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जरूरी 2-3 इंस्ट्रक्शन आपके लिए कि आप नोटबुक लेकर के बैठेंगे, साथ साथ नोट्स बना ले तो बहुत बढ़िया। फिर आपको वीडियो जो है वो दोबारा देखने का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। आप उस टाइम को फिर कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो, माइक्रो मैक्रो में। दूसरी बात कि आप अपने पास एक पानी का बॉटल लेकर के बैठोगे, नोटबुक होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, और कोई रफ फेयर करने की जरूरत नहीं है। एक ही मोटी सी नोटबुक बनाओगे जिसमें सारा कुछ, इसमें डॉक्यूमेंट, सारा कंटेंट होगा। ठीक है। और तीसरी बात, जिन बच्चों को स्पीड थोड़ा कम होता है, साथ साथ कॉपी नहीं कर पाते, वैसे तो हम लोग स्पीड मॉडरेट ही रखते, ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो नहीं करते। इतना रखते हैं कि सभी बच्चे आराम से कॉपी कर पाए। लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप सिर्फ समझो और देखो स्क्रीन पे। बाद में फिर आप अपना जो है नोट्स बना लेना वीडियो से कॉपी कर करके। ठीक है। तो अब स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग अपना टॉपिक चैप्टर 15, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। मान लो कि हमारे पास दो कंपनी है, अमूल और मदर डेयरी। वैसे तो 10 कंपनियां भी हो सकती हैं इकोनॉमी में, लेकिन अभी हम सिर्फ दो के थ्रू एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। तो अमूल का जो अपना डिमांड है दैट इज X1, की जो अपनी प्राइस है दैट इज P1। मदर डेयरी का डिमांड है X2 और इसकी प्राइस है P2। अब अचानक से अगर P1 जो है वो राइज कर गया, ऊपर की तरफ जो एरो बनाते हैं वो इंक्रीज का होता है, देन लोग X1 जो है वो कम हो जाएगा, देन X1 क्या हो जाएगा, डाउन। क्योंकि इसका प्राइस बढ़ा है तो इसकी खुद की डिमांड तो कम हो जाएगी। और लोग कहेंगे कि अरे अभी मदर डेयरी ने प्राइस नहीं बढ़ाया है, तो मदर डेयरी के दूध पे ज़्यादा अटैक हो जाएगा, तो X2 विल इंक्रीज। तो ध्यान से सुनो, P1 ने किसको अफेक्ट किया, X2 को भी अफेक्ट किया। दोनों गुड्स तो अलग अलग थे, लेकिन इनके बीच में कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, कोई बता सकता है? विच टाइप ऑफ गुड्स दे आर? यस, सब्सटीट्यूट है। तो सब्सटीट्यूट में एक का प्राइस दूसरे के डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है। ये भी रिलेशनशिप आप पढ़ोगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी छोटा सा हिंट और एग्जांपल देना, ज़्यादा भी जोर देने की जरूरत नहीं दिमाग पे। तो ये समझो कि X1 इज फंक्शन ऑफ P1, खुद के फंक्शन पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना, और P2 पे भी डिपेंड कर रहा है। खुद का प्राइस बढ़ेगा तब तो कम हो जाएगा डिमांड, दूसरे का प्राइस बढ़ेगा तो फिर इसका डिमांड बढ़ जाएगा। वैसे ही X2 इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ P1 एंड P2। अभी तो मैंने सिर्फ टू सिस्टम का एक इकोनॉमी लिया है, इसलिए P1 P2 दिख रहे हैं। ऐसे 10 अगर मार्केट में कंपनियां हैं तो 10 प्राइसेस पे एक डिमांड डिपेंड करेगा। तब तो वहाँ X1 विल बी फंक्शन ऑफ P1 P2, 10 to 15 अगर कंपनीज है तो 15। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ऐसी चीजें जब एक चीज बहुत सारे चीजों से कनेक्टेड हो तो उसके लिए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स आ जाता है। समझ में आई बात? तो एक छोटा सा एग्जांपल था। अब एक एग्जांपल देखो आप। पहले हम लोग पढ़ते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, याद होगा सेमेस्टर 1 में। जब y इज इक्वल टू मान लो कुछ भी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लेकिन अब पढ़ेंगे z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। वैसे तो बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हम एमएमई 2 में जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब थ्योरी समझेंगे, तो सिर्फ दो के थ्रू समझते हैं। कि जो स्टूडेंट 2 के लिए समझ गया, वो दो से ज़्यादा अगर सेक्टर हुआ तो भी वो हैंडल कर लेगा। मेथड एक ही होता है, एक ही तरीके से बढ़ना होगा। मोर देन वन से हमें मतलब है कि कैसे हैंडल किया जाएगा उनको। इसलिए एफ ऑफ एक्स वाई ही जनरली आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अब आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, एक्स एंड वाई आर कौन से वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चे आपको जवाब देना पड़ेगा, क्लास में गलत या सही ये कोई नहीं डिसाइड करेगा, बस जवाब देना है साथ साथ, तभी लाइव क्लास का मजा है। तो फिर हम कैसे डमी को थोड़ी पढ़ा रहे हैं।
एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जेड को क्या बोलेंगे? यस, जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर खाली एक्स था इंडिपेंडेंट और वाई था डिपेंडेंट। मोर देन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक पढ़ा रहे हैं जो कि अब आपका माइक्रो में भी आएगा, कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन। इसका फॉर्मेट आपको याद कर लेना है। माइक्रो मैक्रो में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल। कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनका मानना था, कॉब डॉगलेस का, कि इनपुट फैक्टर आप ले लो लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से लिया या जिससे भी लिया, प्रोडक्शन सेक्टर से लिया है। इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा, दैट विल बी फंक्शन ऑफ के एल टी, के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर एंड टी फॉर लैंड। एल तो एक बार जब लेबर के लिए यूज हो गया तो सेम लेटर कैन बी यूज फॉर अनदर इनपुट फैक्टर ना, तो हम लोग लैंड के लिए क्या यूज करेंगे? टी। इसका फॉर्मेट बड़ा अजीब सा होता है। फॉर्मेट ध्यान देना, ए तो कांस्टेंट हो गया, के टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। यही फॉर्मेट ही होता है कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन का। बहुत सारे डिजाइन के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, आप माइक्रो में पढ़ोगे थर्ड सेम में, लेकिन उसमें से सिर्फ एक अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, कॉब डॉगलेस आपको लर्न करना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर 15 में। इसका फॉर्मेट नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन नहीं। यस, वो सब हम लिखवा रहे हैं, जस्ट वेट। हाँ हाँ, वो सब हम लिखवा रहे हैं। तो k टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। जहां पर कंडीशन क्या होती है कि ये a b c, ये अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑल दीज आर बिटवीन 0 एंड 1, एंड साथ ही साथ a प्लस b प्लस c जो है वो हो जाएगा आइडियल सिचुएशन में 1 ही हो, ठीक है, 1 होगा। और k फॉर कैपिटल, अब ये लैटिन इंग्लिश है तो के लिख दिया है, सी से कैपिटल वैसे होता है। एल में क्या हो गया? लेबर, टी फॉर लैंड। तो और एफ इज प्रोडक्शन फंक्शन। कितना यूनिट हो रहा है ये बताएगा प्रोडक्शन फंक्शन। याद हो गया ना, सबके पावर में जाएगा फैक्टर, और बाहर में ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ए, ठीक है। प्रोडक्शन को देखा गया कि k टू द पावर a पे डिपेंड कर रहा था, प्रोडक्शन को देखा गया l टू द पावर b पे डिपेंड कर रहा था, प्रोडक्शन को देखा गया t टू द पावर c पे डिपेंड कर रहा था। अब अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो 9th 10th में ओम लॉ वगैरह यहाँ से कहीं से वहीं पे पहली बार आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पढ़ाया जाता है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर a। सारे फैक्टर्स को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, याद है या नहीं? और जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना होता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो कैपिटल A इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका? कॉब डॉगलास प्रोडक्शन। ये आपको हमेशा याद रखना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलो, फंक्शन का तो डिजाइन अब समझ में आ गया कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में हमें पढ़ना क्या है। अच्छा, फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ते हैं? 11th 12th से फंक्शन पढ़ते चले आ रहे हो, फर्स्ट सेम में भी पढ़े हो। फंक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? डोमेन, फिर पढ़ते हैं रेंज, फिर पढ़ते हैं ग्राफ, फिर पढ़ते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन। सब कुछ इसी सीक्वेंस में पढ़ा जाता है ना। अभी हमारा सीक्वेंस जो है वो सबसे पहले आ रहा है डोमेन का। राइट डाउन डोमेन, और हर टॉपिक को हम पहले ही आपको बता देंगे कि इससे क्वेश्चन पक्का है आना एग्जाम में, ताकि आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सको, ठीक है। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो गया ना, कैमरामैन फोकस करो, तो स्टूडेंट्स फोकस करें। डोमेन से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में, इस पे आप 3 स्टार लगा ले। 3 स्टार का मतलब होगा कि ये टॉपिक तो बिल्कुल मुझे पक्का करके जाना है, इससे क्वेश्चन होना ही होना है 100%, किसी साल छोड़ नहीं सकते। 2 स्टार होगा तो कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, ऑल्टरनेट ईयर 1-2 साल पे कभी गायब भी कर देते हैं, ठीक है। 3 स्टार का मतलब ये तो पक्का ही पक्का है, डोमेन से आना ही आना है। अब फर्स्ट सेम में जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देखें, और जो पढ़े वो रिवाइज करें कि 2 लॉजिक मैंने पढ़ाया था डोमेन के लिए। किसी को याद है? लॉजिक 1, रेशियो फंक्शन के लिए क्या लॉजिक बताया था मैंने? नहीं नहीं, वो वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो चेक करने के लिए था ना, कि वेदर द ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन।
हम लोग अभी डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स। रेशियो फंक्शन में मैंने आपको बताया था। अब जनरल टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया। सिर्फ कॉप डॉगलस का डोमेन नहीं देख रहे हैं। कॉप डॉगलस के डोमेन में तो कहता है केएलटी कुछ भी हो सकता है, वो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे जब पढ़ लोगे तो। लॉजिक 1 है एफ एक्स बाई जी एक्स रेशियो फंक्शन में। ये मैंने बताया था कि जी एक्स जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बताया था ना फर्स्ट टर्म में। देखो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा? अब x की बजाय क्या आ जाएगा? y भी आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है। और f की जगह f में क्या आ जाएगा? उसमें भी x y आ जाएगा। तो बस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एज denominator is not equal to 0 because something upon 0 is not defined. इसको तो हम इन्फिनिटी लिखते हैं ना, इन्फिनिटी इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर। तो ये आपको याद रख लेना है। जब भी रेशियो फंक्शन होगा तो कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर छोड़ दो। न्यूमरेटर में 0 होगा या जो होगा सब चलेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक 1। दो ही लॉजिक ही है, ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ज़्यादा लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रिगो आपके कोर्स में नहीं है। अगर ट्रिगो होता तब तो फिर बहुत सारे लॉजिक हो जाते। ट्रिगो नहीं है तो काफ़ी राहत मिलती है बच्चों को। वो सब साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सब का याद नहीं करना, क्योंकि उसका इकोनॉमिक्स में कोई ज़रूरत भी नहीं होता है। थोड़ा सा वेक्टर में बस कॉस का यूज़ है, थोड़ा सा लाइटली, ज़्यादा नहीं है। ये हो गया एफ एक्स वाई जी एक्स वाई का, तो हो गया रेशियो फंक्शन का। अब दूसरा है रूट अंडर एफ ऑफ एक्स वाई, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसमें है बच्चे कि एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट डिफाइंड नहीं होता। नेगेटिव का अंडर रूट डिफाइंड नहीं होता। अब आपसे अगर कोई पूछे कि रूट अंडर 25, तब तो आप बता दोगे कि मैम इसका तो होता है 5 प्लस माइनस दोनों होता है। रूट अंडर -25 है, तो आप इसको रूट अंडर 25 और रूट अंडर -1 में ब्रेक कर देते थे ना इस क्लास में, 11th में। और इसको हम लोग आयोटा लिखते थे। क्या लिखते थे? आयोटा। हाँ जी बच्चे, तो आपने पढ़ा था +-5 आयोटा, +-5 आयोटा। लेकिन अब आयोटा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे क्लास में। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर नहीं होता। बिजनेस वर्ल्ड में कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, तो यहाँ पर ये सब नहीं पढ़ना हमें। एक बात जान लो कि नेगेटिव का अंडर रूट नहीं होगा। याद हो गया? याद हो गया तो चलो इस दोनों कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो खैर बहुत सारे हैं, अभी एक क्वेश्चन करते हैं। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलो एक एग्जाम, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर आपका हम करते हैं कि कहाँ कहाँ सिंपली ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे। जैसे इसका क्वेश्चन है कि मैम अगर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया x² + y² - 7xy, ऐसे कुछ ना। तो देखो ऐसे में कोई आपको किसका स्क्वायर लेने से मना कर रहा है? आप कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं ले सकते? बताओ मुझे। नहीं, रियल नंबर में नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, 5 होते हैं रियल नंबर के। आपने चैप्टर 1 अगर पढ़ा होगा एमएमई, तो रियल नंबर के कितने होते हैं? रियल नंबर में होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल। इसमें से किसी का भी स्क्वायर कर सकते हो। तो एनी नंबर कैन कम इन द प्लेस ऑफ एक्स, एनी नंबर कैन कम इन द प्लेस ऑफ वाई। और x इंटू वाई, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि हम इस दो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? देखो ना, हम 3√2 भी कर सकते हो। √2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो x इंटू वाई भी हम किसी भी दो नंबर के बीच में कर सकते हैं। रियल नंबर आर ओनली अलाउड, आपको याद रखना है। तो इसलिए जब क्वाड्रेटिक होगा या ऐसा कुछ फंक्शन है जो कि ना ही रेशियो फंक्शन के फॉर्म में है और ना ही अंडर रूट में है, उसका सारा आ जाएगा। उसका डोमेन क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, ऑल रियल नंबर। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे क्योंकि इससे x बिलोंग करेगा और इससे क्या बिलोंग करेगा? y। सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। समझ में आई बात? एक आपको ट्रिक के तौर पे बता दें कि अगर इस फॉर्म का नहीं दिख रहा है, अंडर रूट नहीं दिख रहा और रेशियो नहीं दिख रहा, अंडर रूट नहीं दिख रहा, रेशियो नहीं दिख रहा, लॉग और एक्सपोनेंशियल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक अलजेब्रिक की बात कर रहे हैं।
उसमें सारे के सारे डोमेन हो जाते हैं, क्योंकि एक किसी भी नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी नंबर कैन कम इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखें एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस रूट अंडर वाई की जब बात कर रहे हैं, अभी बस मैंने इतना ही बताया कि लॉजिक वन में अगर रेशियो फंक्शन है तो याद हो गया डिनोमिनेटर कैंट बी इक्वल टू जीरो, और अगर रूट अंडर फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं तो उसके अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर भी अंडर रूट है और यहाँ भी अंडर रूट है, ध्यान से सुनो, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। रूट अंडर एक्स माइनस वन इज डिफाइंड इफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कि अंडर रूट जीरो तो एग्जिस्ट करता है बच्चे, हम लोग जीरो लिख देते हैं, लेकिन नेगेटिव का अंडर रूट नहीं होता। इससे पता लग गया कि x जो है वो किससे बड़ा होगा, वन से बड़ा होगा। x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फर्स्ट सेम में काफी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए चले आ रहे हो, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये एक आ गया कंडीशन। लेकिन फंक्शन सिर्फ रूट अंडर x माइनस वन तो है नहीं, फंक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स ना, तो दूसरे पार्ट के बारे में भी सोचना है। दूसरे पार्ट के बारे में क्या कहोगे, रूट वाई इज डिफाइंड, ध्यान से देखना, रूट वाई इज डिफाइंड इफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां पर जो है आप लिखोगे कैसे, तो अब डोमेन आपका किस तरीके से डिफाइन होगा, डोमेन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि अब x भी चाहिए और y भी चाहिए, तभी जाकर के फंक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पर x और y सच दैट x के साथ क्या कंडीशन है, इसको लिखेंगे सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड y के साथ क्या कंडीशन है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, और साथ ही साथ x और y कैसे नंबर हैं, तो रियल नंबर है, जाकर के कंप्लीट हो गया आपका। दिस इज द डोमेन सेट, और इस डोमेन सेट को हमने किस फॉर्म में लिखा है, कोई बता सकता है कौन सा फॉर्म है ये, मत बोलो, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, जब भी लैंग्वेज यूज हो जाता है तो दैट बिकम्स सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका ग्राफिकल नोटेशन, ग्राफिकल नोटेशन भी जरूरी है, क्योंकि शो द डोमेन ग्राफिकली भी पेपर में आता है, तो आपको ग्राफ के थ्रू भी डिनोट करना होगा। तो ध्यान से देखें, ग्राफ जब आप बनाओगे, अब आपका 2D चलेगा, 2D इन द सेंस x और y दोनों कोऑर्डिनेट प्लेन x और y। इनका कहना था x जो है वो 1 से बड़ा है, दिस इज 1, तो हमेशा आपको डॉटेड लाइन से यूज करना, ये हम चैप्टर 2 से ही आपको बताते चले आ रहे हैं, रूल्स वही होंगे, किसी भी ग्राफ को आपको डॉटेड लाइन से ही स्टार्टिंग में शो करना है, और जो भी फाइनल बनेगा उसको फिर सॉलिड कर देना, बाउंड्री कंप्लीट कर देना है। x इज इक्वल टू 1 बना दिया, और इनका कहना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, so it's like this, x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 0, y ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखना, येलो से हम शेड कर रहे हैं, वो रीजन क्या है, x is greater than equal to 1, ठीक है, ब्लू से कर रहे हैं, येलो और ब्लू क्यों लेते हैं, क्योंकि दोनों का जो कॉमन रीजन होता है वो ग्रीन में बदल जाता है, ये अब देखो मैजिक होगा। अब ब्लू से चाहिए, देखो ब्लू वाला रीजन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में होता है y ग्रेटर देन 0, तो हमारा डोमेन आपको पता लग गया होगा, डोमेन इज दिस पार्ट ओनली, ये और ये भी, और इंक्लूडिंग ये ग्रीन वाला पार्ट, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर x इज 1, उसके बाद वाला पार्ट हमारा डोमेन है। इस तरीके से हम लोग शेड करके लिख सकते हैं, शेडेड रीजन, तो शेड किया है ना हमने, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स आवर डोमेन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स डोमेन सेट। अब पता लग गया ना कि इस पहले डोमेन क्या होता था, सिर्फ एक नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट्स होते थे, क्योंकि फंक्शन वाज डिपेंडिंग अपॉन सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल को सिर्फ एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहले हमारा डोमेन सिर्फ नंबर लाइन पे आता था,
कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, वो एक सेट में हम लोग लिख देते थे, क्लोज्ड या बाउंडेड सेट, ऐसे 3 से लेकर के 5 तक, लाइक दिस। नंबर लाइन को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन का एक सेक्शन। लेकिन अब जो हमारा फंक्शन है वो दो वेरिएबल या दो से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ दो वाले को हम लोग कर सकते हैं क्योंकि दो वाले का क्या है, 2D प्लेन बनता है। 3 वाले का तो ग्राफ आप बना ही नहीं पाओगे, 4 वाले का ग्राफ कहाँ से बनाओगे? अभी इतना ग्राफ की दुनिया में अभी इतना इन्वेंशन नहीं हुआ है कि हम 8-10 का ग्राफ बना सकें। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ का अगर आएगा तो सिर्फ दो वेरिएबल वाला आपके कोर्स में आएगा। आर्किटेक्चर वाले 3 वेरिएबल तक बना सकते हैं, 3 से ऊपर का ग्राफ नहीं बनता, वो तो 3 बना लेते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन देते हैं और इसमें आप लोगों को मुझे हेल्प करना है, मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन। सपोज करो, अब आप ही लोग बताओगे तभी हम क्वेश्चन करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 2y अंडर -4 प्लस रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ कैसे करना है इसको। पहले तो ये फंक्शन दो पार्ट। हाँ ठीक है, बोलो। ठीक, हाँ सही बोला आपने, बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट में जो डिनोमिनेटर है, तो 2/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इज डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन जीरो ओनली, कांट बी इक्वल टू जीरो एज इन डिनोमिनेटर। आप इसको लॉजिक में लिख सकते हो साइड में, डिनोमिनेटर में, इसलिए जीरो नहीं होगा। जरा देखना बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन जीरो को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, इस सेमेस्टर में हर जगह यूज होगा ये, तो ध्यान से सुने। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको अगर अरेंज कर लो, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर से बड़ा। आपको कुछ कुछ पहचान में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? ये ऐसा इक्वेशन हमने कहाँ पढ़ा था? अभी तो सर्कल का नहीं है, लेकिन अगर हम इज इक्वल टू लगा देते हैं तब तो ये परफेक्टली सर्कल का हो जाएगा। चैप्टर 2 में पढ़ा था ना आपने? देखो 11th क्लास में भी पढ़ा था और मैंने चैप्टर 2 में भी पढ़ाया था कि कभी भी किसी भी इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है, इनइक्वलिटी लेस देन या ग्रेटर देन, तो पहले हम ग्राफ किसका बनाते हैं? इज इक्वल टू का बनाते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि इनइक्वलिटी में वो रीजन ऊपर होगा, नीचे होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। मेरी बात समझ में आ गई? फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर इन इक्वलिटी का ग्राफ बनाना हो तो इन इक्वलिटी का ग्राफ डायरेक्टली नहीं बना सकते, पहले हम इज इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें इनसाइड रहना है या आउटसाइड रहना है। चलो पहले इज इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर है 0 0। यस यस, कोई पूछ रहा था कुछ? देखो ये लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए ध्यान दो थोड़ा। 1 2, इसमें सर्कल बन रहा है ना, इसलिए मैंने इनसाइड और आउटसाइड वर्ड यूज। अब ध्यान से देखो, ये बन रहा है हमारा सर्कल, मैंने डॉटेड से बनाया। अभी फिलहाल डॉटेड से, अभी मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता है कि ये आएगा या नहीं आएगा बाउंड्री। बाउंड्री वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि इट्स जस्ट ओनली ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसलिए बाउंड्री को नहीं लेना। अगर इक्वल टू लगा तो हम बाउंड्री को भी ट्रेस करते हैं। अब ग्रेटर देन है, ध्यान से सुनो। अगर आप यहाँ ले लेते हो x, मान लो कि 8 और 5 आ रहा है, ये पॉइंट का, इसका x है 8 और y क्या है 5। इन दोनों का जरा स्क्वायर करके देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 25। ऑब्वियसली ये कुछ भी है, बहुत बड़ी वैल्यू, और ये 4 से बड़ी है, यानी ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनो, P1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वलिटी को।
कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब अगर आप इधर कोई पॉइंट ले लेते हो लाइक -8 या कुछ और ही ले लो, हर बार -8 ही क्यों ले, -6 -7, ये भी सेटिस्फाई करेगा। -6 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। इधर ले लोगे, इधर ले लोगे, इधर ले लोगे, ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन एक अंदर का पॉइंट लेकर के देखो, P3 ले लो, 1 और 1। तो P3 का अगर हम चेक करें 1 और 1 का, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन 4, यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ध्यान से सुनना, सर्कल के अंदर का कोई भी पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन है, इसकी वजह से आउटसाइड का रीजन आ गया। और बाउंड्री हम नहीं ले रहे हैं। बाउंड्री क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। स्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाँ, एक मिनट, वर्ड सब अब सीखना शुरू कर दो। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी मतलब नो इज इक्वल टू, एज नो इक्वल टू इज देयर, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं। और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी में बाउंड्री नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ये येलो वाला जो पोर्शन है, ये हो गया हमारा डोमेन। ग्राफ समझ में आया? तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से देखो, अभी तो आपको समझाने के लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट लेकर के वेरीफाई करवाया। वैसे धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि सर्कल में जब भी ग्रेटर देन का होता है तो आउटसाइड चले जाते हैं, लेस देन का होता है तो इनसाइड का शेड कर लेते हैं। धीरे धीरे दिमाग में सेट होने लगे। अभी फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने एक दो पॉइंट से वेरीफाई करके दिखलाया। क्लियर बच्चे? अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, क्या थी कंडीशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। और साथ ही साथ ये भी लिखना आपको नहीं भूलना है कि दोनों रियल नंबर से बिलोंग। हो गया डोमेन। तो अगर ग्राफ नहीं आता है तब तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये तो अभी सिर्फ एक पार्ट का निकला है, दूसरा पार्ट रहता है बच्चे। दूसरे पार्ट पे चले। नाउ दूसरा पार्ट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिफाइंड इफ, अब तो ये 0 हो सकता है क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्यों नहीं लिया था? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था इसलिए 0 नहीं हो सकता था, लेकिन ये तो न्यूमरेटर है तो 0 अपॉन एनीथिंग इज डिफाइंड। 0 अपॉन के क्या हो जाता है? 0 लिख सकते हैं। इसलिए न्यूमरेटर में 0 चलेगा बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। अब करें इसको आगे सॉल्व। अब तो ये लोग आप लोग खुद कर लोगे, सबको समझ में आ चुका है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर देना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इस पूरे टर्म को उठा करके इस साइड शिफ्ट कर दो, तो लेस देन साइड में चला जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू 9। अब आप इसको स्टैंडर्ड वे में लिख दो, x माइनस 0 का स्क्वायर, ये इंप्लाइज डेट देना ना भूलें, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब आप समझ चुके हैं। इसका भी एक सर्कल बनेगा जिसका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, इज इक्वल टू भी है, इसलिए बाउंड्री आएगा। यहाँ पे बाउंड्री हम लोग ले सकते हैं। अगर इतना आप लोगों को आ चुका है, इतनी नॉलेज हो चुकी है, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। वैसे हम कहेंगे कि हमेशा आप लोग क्या डॉटेड से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लेस देन है तो अंदर रहना है। कभी दिक्कत हो तो आप पॉइंट डाल करके वेरीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अंदर का एक है पॉइंट 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 आ रहा है, एंड दैट इज ऑब्वियसली लेस देन 3 का स्क्वायर यानी 9 से छोटा है, 0 0। जो सेटिस्फाई करेगा वही वाला रीजन लेंगे तो इनसाइड का रीजन आ जाएगा। क्लियर? और इक्वल टू है। अब हम बाउंड्री को भी डार्क करने वाले हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स आवर डोमेन। और वहाँ पर कच्चा पक्का ग्राफ नहीं बनाना है, अच्छे से ग्राफ बनाना है। हम लोग क्लास में तो समझने के लिए कभी कभी ऐसे कर देते हैं, लेकिन वहाँ पूरा प्रॉपर इस तरीके से लिख करके बनाओगे। और इसका डोमेन बनेगा एक्स वाई, ये डोमेन 2 हो गया। डोमेन 1 था, कहाँ गया डोमेन? डोमेन 2 कर दो,
एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज क्या था, लेस देन इक्वल टू 9 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन फंक्शन दो टुकड़ों में है, लेकिन है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, तो कंबाइनिंग देम, ध्यान से देखें, एक का रेडियस 3 है, पहले वाले का रेडियस 2 था। देखने में मैंने फिगर ऐसे बनाया कि आपको पहला वाला ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन स्केल देखो 2 और इधर है 3, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, एक बार 2 से लेते हुए एक सर्कल बनाएंगे, वाला भी सर्कल है हमारे पास, और एक बार 3 से लेते हुए भी सर्कल बनाएंगे। यू हैव टू यूज पेंसिल इन योर एग्जाम, कभी भी पेन ना यूज करें। 1 3 1 3 -1 -2 3 -1 -3। अब देखो 2 के बाहर रहना है, 2 का बाउंड्री नहीं है, और 2 के बाहर रहना है, 2 का बाउंड्री नहीं है और 2 के बाहर रहना है। ये देखो मैंने येलो से शेड कर दिया, 2 वाले रेडियस के बाहर बाहर रहना है, बाहर बाहर बाहर, ठीक है, बना दिया। अब 3 के अंदर अंदर रहना है, 3 का बाउंड्री भी लेना है। चलो 3 के बाउंड्री को पहले कर दे, ये रहा 3 का बाउंड्री को सॉलिड कर दिया, 3 रेडियस वाले को ये अंदर अंदर रहना है। अंदर वाले को देखो हम ब्लू से कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ब्लू, हो जा रहा है ग्रीन, क्योंकि जो कॉमन एरिया होगा तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ। अब आपको क्या मैम, तो अब आप ग्रीन वाला देखो ना, स्क्रीन पे ग्रीन वाला रीजन दिख रहा है, वही हमारा डोमेन है ना, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। तो मेरे पास डिजिटल स्क्रीन है और हम कलर से समझा सकते हैं, तो क्यों ना समझाएं। अब वो भी बता रहे हैं कि जब कलर नहीं होगा पेपर पे आप क्या करोगे, तो ये जो हो गया शेडेड रीजन, आप लिख दोगे शेडेड रीजन इज आवर डोमेन, शेडेड रीजन इज आवर डोमेन। अब देखो एग्जाम में तो इतना कलर वलर यूज करना नहीं होगा, तो एक 2 वाला सर्कल बनाया, एक 3 वाला सर्कल बनाया, एक बार 2 के बाहर 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 शेड कर दिया, गलत कर, ठीक है 2 के बाहर बाहर, और एक बार 3 के अंदर अंदर, ऐसे देखो जहां भी चेक्स बने हैं वही वाला रीजन आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा लाइट पेन से लेकर के और इसको शेड कर दोगे, हो गया ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से आप दिखला। हाँ डायरेक्ट तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ही नहीं होगा टीचर को, अगर आपका है इतना पकड़ है, डायरेक्ट ही करेंगे ना, फिर बाद में तो टीचर को ये लगेगा कि कहीं बच्चे ने क्रॉस किया हुआ है, करते करते आ जाएगा, तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर इरेजर से बाकी सबको इरेज कर देना, जो शेडेड रीजन आ गया उसको रहने देना। अब देखो डोमेन भी तो लिखना है ना, दोनों का कंबाइंड एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक तरफ तो 9 से छोटा है और एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली बड़ा है, इज इक्वल टू नहीं है, और 9 वाले में इज इक्वल टू है, तो 4 से बड़ा है और 9 वाले में इज इक्वल टू है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो पता है ना, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन किसके लिए होता है, स्टेटमेंट ब्रेक के लिए होता है, दो अलग अलग स्टेटमेंट को एक साथ लिखना होता है तो हम लोग सेमी कॉलन यूज करते हैं, और ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? हाँ इंटरसेक्शन ही करते हैं, कॉमन कॉमन। अब ध्यान से सुनो, फंक्शन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस पार्ट पे और एक इस पार्ट पे। कुछ एक्स वाई होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कुछ एक्स वाई होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कुछ ऐसे एक्स वाई होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे
वही जी एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि दोनों को एक साथ करने का मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालते हैं हम लोग। क्लियर बच्चे? ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद से तो फिर आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, लगभग 15 होंगे, या असाइनमेंट में पीडीएफ होगा असाइनमेंट का, उसमें मैंने 17 क्वेश्चंस दे रखे हैं के ऊपर। ठीक है, अभी तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे हैं। 2 क्लास लगता है खत्म हो जाता है डोमेन, प्रैक्टिस ही क्लास में ही करवा देते हैं। y माइनस एक्स प्लस टू, जरा इसके बारे में सोचो। क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में सबसे पहला आइडिया क्या आता है? यस, सबसे पहले ये आता है कि ये फंक्शन है क्या? रेशियो फंक्शन है। रेशियो फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस इट इज अ रेशियो फंक्शन, सिंस इट इज अ रेशियो फंक्शन, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, can't be जीरो। एमएमई में ना प्रेजेंटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी मार्क्स मिलते हैं आपको। एमएमई में बहुत सारे ऐसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे एमएमई 1 का जब आपने पेपर दे दिया तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अल्फा बीटा गामा इन्हीं सब पे होता है, और लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, हैंडराइटिंग भी मैटर करता है, क्लियर होना चाहिए पेपर। ये नहीं कहते कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छा ही होना चाहिए, ठीक ठाक है, लेकिन पेपर साफ सुथरा है, टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है समझने में, तो फिर बढ़िया है। इन सब पे ध्यान दोगे, अभी से लिखते लिखते प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो फिर कंजूसी नहीं करोगे। कई बच्चों का होता है मैथमेटिक्स में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लिखना नहीं चाहते, सीधा उनसे आप पूछो ना तो सीधा आंसर बता देते हैं। मैम कौन इतना लिखेगा, मैम पता तो है ही, सबको पता। अरे भाई, सबको सब कुछ पता है तो सीधा सर्टिफिकेट ही पकड़ा दो ना। किसी का तो एग्जाम हो रहा है कि किसको कितना पता है, और सामने वाला इन्विजिलेटर तो आपके माइंड के बारे में नहीं जानता, तो आपको सारा कुछ पेपर पे एक्सप्लेन। तो प्रेजेंटेशन अच्छी रखना आप लोग, फर्स्ट डे से ही ये हैबिट बना लो। कांट बी जीरो, तो y माइनस एक्स प्लस टू कांट बी इक्वल टू जीरो, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू, हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, x माइनस टू। अब नॉट इक्वल टू का है, लेकिन ग्राफ तो हमेशा हम लोग इज इक्वल टू का ही बनाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाएंगे, इट इज अ लीनियर फंक्शन ना। कैसे पता? x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, तो इट इज लीनियर फंक्शन, और इसका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। एमएमई 1 में इतना चैप्टर 2 क्यों पढ़ाया था? इसीलिए तो पढ़ाया था। एक्स वाई अब सबका यूज आ रहा है। अब एक बार x जीरो डाल दो, एक बार y जीरो डाल दो। x जीरो डाल दोगे तो y इज माइनस टू, y जीरो डाल दोगे तो x इज, ये हो गया जीरो माइनस वन माइनस टू, और x है 1, ये हो गया 2, एक हो गया 0 माइनस टू, माइनस टू इज दिस पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन बनेगा, ज्वाइन करता हुआ लाइन बनेगा। नाउ सी द इनइक्वालिटी, ये कह रहा है इक्वल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए मतलब लाइन पे नहीं होना चाहिए, तो लाइन के ऊपर हो। हाँ, लाइन के ऊपर हो सकता है, लाइन के नीचे हो सकता है, बट एग्जैक्टली लाइन पे होगा। इस तरीके से आप शेड कर दोगे। आप एग्जाम में कैसे करोगे? ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ये लाइन हो गया, ऐसे ऐसे शेड कर देना, ये शेड कर देना, और लैंग्वेज में लिख देना ऑल द पॉइंट्स, मेन में आएंगे ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन एक्सेप्ट ऑन द लाइन, एक्सेप्ट ऑन दी लाइन। अगर आपको कहीं कोई कसर लग जाता है कि शायद इन्विजिलेटर को समझ में आए या ना आए कि मैंने कौन सा रीजन बताने की कोशिश की है, शेड किया है, तो आप लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हो ग्राफ के नीचे, और पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट ऑन द लाइन वो सारे हमारे डोमेन के पार्ट्स होंगे। दी डोमेन, क्लियर? ये हो गया। अब न्यूमरेटर से कोई बहस ही नहीं है, इसमें रेशियो फंक्शन था तो खाली हमने डिनोमिनेटर को चेक किया। अब एक इंटरेस्टिंग, मैन, यस, हाँ हाँ हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख लो,
domain equal to all pair of x and y such that y is not equal to x minus 2 and xy belongs to real. Yeah? अब log वाला आ रहा है, तो log का याद है, देखते हैं आया हुआ है ln of x plus y. log का कुछ याद है? चलो फर्स्ट सेम का ले लेते हैं, y इक्वल टू ln x. इसका डोमेन और रेंज क्या होता था? खाली डोमेन बताओ, रेंज नहीं. 1 1 नहीं, ग्राफ ऐसे नहीं नहीं, ये सारे होते हाँ पॉजिटिव वैल्यूज, जीरो नहीं आएगा. ठीक है, खाली पॉजिटिव वैल्यू जीरो नहीं आएगा. तो x इज ग्रेटर देन जीरो ओनली. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज डिफाइंड. हाँ जी बच्चे, अगर ये मीटिंग बीच में ख़त्म हो जाती है तो आपको पता ही है, सेम तरीके से फिर दोबारा आपको ज्वाइन करना है. ये क्लास हमारी 1.5 आवर की होती है, तो एग्जैक्टली 1 आवर पे शायद मीटिंग ख़त्म हो जाए, तो फिर आप विद इन 2 मिनट्स हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं. तो इज डिफाइंड, जब तक हम बाय 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 3 बार ना बोले तब तक क्लास हमारी चल रही है. ठीक है, इज डिफाइंड ln x प्लस वाई इज डिफाइंड इफ. अब ध्यान से देखो, लॉग सिर्फ पॉजिटिव का डिफाइंड होता है. अब यहाँ पर लॉग चाहे जिस भी चीज का है वो पूरी चीज पॉजिटिव होनी. समझ में आ रही है बात? चाहे कितने भी वेरिएबल क्यों ना हो, ये पूरी पॉजिटिव होनी. जब x प्लस वाई पॉजिटिव होगा तभी तो उसका हम लॉग देख पाएंगे ना. नेगेटिव का तो निकाल नहीं सकते, जीरो का भी नहीं निकाल सकते. x plus y should be greater than 0. That means y should be greater than minus x. अब मुझे बताओ y is equal to minus x कौन सी लाइन होती है? अरे है तो स्ट्रेट लाइन ही ना. नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो चलो 2 पॉइंट ले लेते हैं, वैसे तो पता होना चाहिए. अगर x 0 ले लेते हैं तो y 0, x ले लेते हैं 1 तो y minus 1. 0 0, x 1, y minus 1 is this line. और वैसे भी बच्चों को याद होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0, तो यहाँ पर स्लोप क्या है? -1 है. -1 का मतलब tan ऑफ 135 डिग्री. हाँ तो 135 डिग्री इज दिस. y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का ये बनता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ये बनता है. याद रख लेना 5 डिग्री. जैसे ये 40, इतना तो सभी बच्चों को आना चाहिए था. नहीं आता तो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट से बना लेना है. ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं. कह रही मुझे नहीं आता था. इको ऑनर्स में कहता है कि ग्राफ किसी भी तरीके से बस आ जाना चाहिए. तो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स. अब देखो, इन्होंने कहा है कि y बड़ा होना चाहिए. कोई मुझे बता सकता है कौन सा रीजन लेना चाहिए मुझे? स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, क्योंकि ग्राफ इज नॉट y इज इक्वल टू माइनस एक्स नहीं है. y इज इक्वल टू माइनस एक्स नहीं मांग रहा हमसे. क्या गया है? ऊपर वाला बोलते हैं y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स. देखो जैसे ये है -1, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली ये होगा -1. जरा सोचो, जब x -1 तो y भी -1, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, y x के बराबर नहीं होगा, उससे ज्यादा होना चाहिए. मैंने क्या कर दिया? इनका कहना है कि x -x और y बराबर नहीं होने चाहिए, y ज्यादा होना चाहिए. और y इज वर्टिकल हाइट टिल स्काई. ये y अगर बड़ा है तो हम ऊपर वाला रीजन शेड करेंगे. समझ में आ गई बात? अगर y छोटा होता है तो हम उसके नीचे रहना पसंद करते हैं. अगर y बड़ा आता है किसी भी स्ट्रेट लाइन से तो हम तरफ जाते हैं. ओके बच्चे? हाँ 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 हाँ, लाइन डॉटेड होगी. इसको आप लोग सही कर लें. बहुत बढ़िया, लाइन डॉटेड होगी. कि इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसको डॉटेड कर लें आप. ठीक है, डॉटेड. चलो लॉग का भी हो गया. आज तो यही चलता है, डोमेन ही चलता है. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग लेवल कर्व स्टार्ट करेंगे. यस, हाँ चलो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना आपसे. y इज ग्रेटर देन 2x. ठीक है, चलो बनाओ इसका.
y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का बनाओ तो जरा, एक्स वाई, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, या एक्स ज़ीरो ले लो और वाई एक्स वन ले लेंगे, एक्स ज़ीरो ले लेंगे तो वाई माइनस 3 ले लेंगे तो इज दिस लाइन, तो माइनस 3, 1 3 और 1 और 2 पॉइंट पास कराना है ना। दिस इज 1 माइनस 1, दिस इज 0 माइनस 3, वाई बड़ा है तो देखो आप ऊपर कहीं रीजन आएगा। अब इस टाइप के लाइन में तो आपने पढ़ा है ना क्लास 11th में कि हम ओरिजिन टेस्ट लगाते हैं, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। फिर वाले क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो गई थी कि लाइन खुद ही ओरिजिन से पास कर रहा था, टेस्ट कैसे लगाते। अब इसमें ओरिजिन डाल करके देखो तो क्या 0 जो है 0 माइनस 3 से बड़ा है, बताओ जल्दी। ओरिजिन टेस्ट पता है ना, एक्स और वाई की जगह 0 0 डाल देते हैं, तो यस इट इज ट्रू, जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में हम लोग शेड करते हैं, इतना तो पता है। देखो ऊपर वाला रीजन आ गया, जो वर्टिकली ऊपर की तरफ ओपन रीजन होगा ना स्ट्रेट लाइन का, y इज ग्रेटर देन में हम लोग, अब आंख बंद करके आप कहीं भी y ग्रेटर देन रहे तो आप उसको ऊपर वाला ही रीजन सीधा शेड कर देना। क्लियर? ये देखो, कहीं भी अगर y ग्रेटर देन किसी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रहे तो हमेशा ऊपर वाला रीजन आपको शेड कर देना है। तो खुला, अब ये नीचे वाला रीजन है, नीचे वाला क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब भी ऊपर जाना चाहोगे ना तो आपको रोक देगा, आप यहाँ से ऊपर निकलना चाहोगे लेकिन ये लाइन तो अभी पीछे है, अरे बात, तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, तो आप नीचे की तरफ तो फ्री हो, जहां तक जाना चाहो मर्जी जा सकते हो। ये है y इज लेस देन 2x। क्लियर? क्लियर बच्चे? एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करो तो आप लोग जल्दी जल्दी करो, या बोल बोल को भी कर सकते हो। क्या किया सबने? लैंग्वेज आप अपना लिख लेना, एक लाइन का जो लैंग्वेज है, फिर दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर जाएगा लेस देन इक्वल, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना कि 2 का रेडियस मत कर देना, ये रूट का रेडियस होगा। 1 टू रूट 2 इज एग्जैक्टली 1.414, ना एग्जैक्टली नहीं होता, तो रूट 2 लोकेट कर दोगे, इधर माइनस, इधर में रूट, इधर में माइनस, इज इक्वल टू है, तो अब तो इतना हम लोग स्मार्ट हो गए हैं ना, डार्क बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या था, इज इक्वल टू था, लेस देन है, अंदर वाला रीजन ले। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगता है कि एग्जामिनर समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑन एंड साइड द सर्कल विथ center 0 0 and radius put 2, hence your constant in set। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो डोमेन में लिख दोगे आर आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2 एंड सेमी कॉलन एक्स वाई बिलोंग एल। क्लियर बच्चे? क्लास में करें, और क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपका इसका क्वेश्चन नंबर 15 है असाइनमेंट। एफ एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर
x plus 1 upon ट्राई करो इसको, सभी कोई 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी करो। देखो इसके लिए हम हिंट आपको दे देते हैं, लगता है कुछ बच्चों ने फर्स्ट से में e टू द पावर x का ऐसा ग्राफ बनता है, और e टू द पावर x में कुछ मना नहीं है, आप x की जगह पे यू कैन टेक एनी वैल्यू, वेदर इट इज नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल, आप कुछ भी ले सकते हो, एनी वैल्यू। जब एनी वैल्यू ले सकते हो तो दिस में भी एनी वैल्यू, लेकिन एनी वैल्यू में भी तो रियल नंबर इज ओनली अलाउड ना, y माइनस टू कांट बी इक्वल टू 0, में भी तो ये y माइनस टू डिनोमिनेटर में है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि e टू द पावर x में देर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, वी कैन टेक डोमेन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कहीं से कहीं भी हो सकता है। डोमेन एक्चुअली में x की वैल्यूज होती, यहाँ भी e की पावर में आप कुछ भी डाल सकते, लेकिन y माइनस टू 0 नहीं होगा, y इज नॉट इक्वल टू 2, फिर आप इस तरीके से बना दोगे 1, y इज इक्वल टू 2 बना दोगे, एक बार इसके ऊपर शेड कर दोगे, एक बार इसके शेड कर दो, और लिख दोगे डोमेन इज a set of all points above and below the line y is equal, और इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, d is equal to x y such that y is not equal and x y belongs to L y, क्लियर। यस मैम, तो कुछ क्वेश्चन आपको दे दें होमवर्क, ज़्यादा नहीं, बस 3-4 ही देते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे देते हैं। तो होमवर्क में आपके असाइनमेंट में तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर नंबर, हाँ जी बोल, अच्छा बता रहे हैं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 तो करा दिया मैंने, 7 है आपके अंडर, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसमें देखो फर्स्ट वाले में क्या ग्राफ बनेगा, ये आपको देखना है, ये क्या बनेगा इसके बारे में सोच, अभी नहीं बताएंगे, अभी बता देंगे तो फिर सारा राज खुल। क्वेश्चन नंबर, ये बस इतना हम बता देते कि कभी हाइपरबोला भी बन सकता है, कभी पैराबोला भी बन सकता है, कभी एलिप्स भी बन सकता है, नहीं बताया, वाई माइनस एक्स, गैस क्या है, फर्स्ट वाले में लाइन कहाँ से दिख गया आपको, ये नहीं दिख रहा, ये देखो तो डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, ठीक है, करना तब पता लगेगा कि क्या बन रहा है, सर्कल ही बनेगा, ठीक है दोनों। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कैसे बढ़ना है, अंदर की पूरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसके 2 केस बनेंगे, इतना हम हिंट दे देते हैं, केस 1 और केस वर्क में ट्राई करना है आपको, जब दोनों ही पॉजिटिव, दोनों को एक बार ग्रेटर देन जीरो करना, इधर में दोनों को नेगेटिव कर दे, तब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, आ गई बात। फिर दोनों केस में इधर हो सकता है, इधर मतलब यूनियन भी ले सकते हैं, इस तरीके से आपको ट्राई करना है। अब इसमें तो खैर ये प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाले में ये चीज़ देखा जाता है कि या तो दोनों पॉजिटिव वाले हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव वाले हो सकते हैं। अब और कोई, बस यही है, एक दो इजी क्वेश्चन भी दे देते हैं। 3 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 70, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पुट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लिख लो 14,
एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ये इतने जो क्वेश्चंस हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वर्क में टोटल मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि डोमेन के ऊपर है। इसका रेंज नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि रेंज जो है वो 3D में कुछ इमेज बनेगा, कभी अम्ब्रेला बनेगा, कभी बाउल बनेगा, कभी सिलेंडर बनेगा। तो रेंज जो है वो बनाना बड़ा मुश्किल है। जेड की वैल्यूज लेवल कब जब करेंगे तब समझ में आएगा कि रेंज क्यों नहीं पढ़ाया गया है MME। ठीक है, हमें नहीं सिर्फ करना है रेंज के लिए थोड़ा तो बहुत लेवल का में बता देंगे, इसलिए रेंज हमारे। तो बच्चे ये इतना हो गया आज के क्लास में। क्लास 2 में इन्हीं सब पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लास 2 में अभी डोमेन ही चलेगा, चैप्टर इनके क्वेश्चंस होंगे और लेवल कर्व्स भी स्टार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ ही साथ लेवल कर्व भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, आज फर्स्ट डे था इसलिए काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में आए, का ज़्यादा मिस हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में इतना ही, ताकि आप इसको पढ़ो, रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट पूछना है या कुछ अगर बात करना है, इंट्रोडक्शन देना है, तो आप लोग क्लास के बाद भी रुक सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।